नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ आज, वो है खान सर की वीडियो। और खान सर की वीडियो कैसी होती है, कितनी इन्फॉर्मेटिव होती है, मुझे लगता है कि लगभग सभी लोगों ने देखा ही होगा। उनकी कुछ न कुछ वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो आज उन्हीं में से एक वीडियो मैं खान सर की लेके आया हूँ। और खान सर जो चीज़ें बताते हैं वो चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई किसी की एज ज़्यादा हो, किसी की कम हो, हर तरह की मतलब एक हर एज ग्रुप के लिए उनकी वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव ऐसी होती है कि सबको पसंद आती है। तो उन्हीं में से एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका टाइटल है चाइना तिब्बत कन्फ्लिक्ट। ठीक है, रियल फेस ऑफ चाइना। तो इस वीडियो को देखते हैं और फिर उसके बाद उस पर रिएक्शन देते हैं, बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक वीडियो आप साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। इन चोटों को तो नया बाप चाहिए, कभी भी बदल देते हैं इनको। अपनी विदेश नीति आज तक नहीं आई और बहुत शान से ये लोग कहते हैं कि चाइना हमारे साथ देगा। हमारे सामने कहे ना कि हमारे चीन हमारा हिस्सा है, ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है, कहता है कि ये पूरा सागर मेरा है। यहाँ पे हम इनमें से कोनो जहाजे ना जाने देते, पूरा हमारा है। दुनिया कभी पगला गए हो तो यस पे भी डर जरूरत हमेशा बना के रखिए। दो रिलेशन में बहुत लंबा चलेगा। डर जरूरत खत्म खत्म कहानी। आप यहां बैठे हैं तो इसी वजह से डर है आपको कि फेल हो जाएंगे। जरूरत है नौकरी नहीं मिलेगी, जिंदगी जीवन स्तर अच्छा नहीं रहेगा। जिस दिन डर और जरूरत खत्म, आप यहां नहीं आएंगे। जिस दिन नौकरी हो गई, डर भी खत्म, जरूरत भी खत्म, क्लास भी खत्म। दोनों हाथ में हमारा लड्डू है। तुमको चाहिए तो आंग सांग सूकी को लाओ, और नहीं चाहिए तो वापस करो। यहाँ पे आई क्या कर लेगा, लड़ लेगा हम लोग से। अरे इसके लिए तो बिहार पुलिस के होमगार्ड बहुत है सर, बेल्ट सीधा करेंगे चाइना को एक बात अच्छे से पता था कि आने वाले समय में हमको एशिया में पहुंच बनाना है, और इस साइड चाइना के कोई भी देश बड़े नहीं है जिनसे कि व्यापार हो सके, और चाइना के इधर से दुश्मनी ही रहता है। चाइना का जितना भी व्यापार होता है इस मलक्का से होता है, और यहां अंडमान निकोबार है। तो उसको लगा था कि ये मलक्का पे डोमिनेट कौन कर देगा, भारत यहां पे 2 रडार लगाया है। पूरा एरिया में कौन पनडुब्बी कौन गया सब पता चलता है। यहां भी एक रास्ता है सुंडा, बट सुंडा से कोई जाता नहीं है, वो ज्यादा गहरा भी नहीं है, बड़ी जहाजें यहां से जा ही नहीं पाएगी। और एक यहां पर है तो इतना दूर हो जाता है कि फिर कोई फायदा ही नहीं पड़ता है। जाओ उधर से फिर आओगे तो इधर है। तो इसको एक अल्टरनेट रूट चाहिए था, और चाइना को नक्शा के हिसाब से देखेंगे तो इधर नहीं आ सकता था। तो उसने सोचा कि 1948 की लड़ाई में किसने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसने देखा कि हमें किसको कब्जा करना है, तिब्बत को। अब तिब्बत कब्जा करेंगे तो चाइना की पहले से प्लानिंग किस पे कब्जा करने की, तिब्बत। लेकिन भारत तिब्बत का साथ जरूर देगा। रीजन क्या है, क्योंकि दलाई लामा यहां तिब्बत में बौद्ध धर्म है, बाकी चाइना में कोई धर्म को लोग नहीं मानते। चाइना आपको ऐसे लग सकता है कि बौद्ध धर्म को मानता है, बल्कि वहां के लोग नास्तिक हैं, कोई धर्म वगैरह को फॉलो नहीं करते हैं। रूस में भी ज्यादातर लोग नास्तिक हैं, वो नहीं फॉलो करते हैं। तो चाइना का मेन उद्देश्य था कि तिब्बत पे कब्जा करना, लेकिन भारत को भी क्या करना है, शांत करना है। तो उसने देखा कि अगर हम तिब्बत को कब्जा करके भारत को ऐसे ही छोड़ देंगे तो भारत नौटंकी करने लगेगा, छोड़ो छोड़ो। तो उसने क्या किया, तिब्बत पे कब्जा करके उसने प्लान बनाया कि पहले तिब्बत पे कब्जा करेंगे, अब भारत जहां टाइम है करेगा तो इसको कब्जा कर लेंगे यहाँ पर, तभी अपने लिए लड़ेगा। हमरा छोड़ो, तिब्बत भुला जाएगा यहाँ पर, समझेगा। हम किसी का 10 रुपया ले ले और सोचे हड़पना है, तो जैसे वो मिले तो कहें हमारा 500 लौटाओ, कहेगा ये पागल आदमी है का, तो 500 मेरा 500 तुम्हारा, 10 रुपए का बातें नहीं होगा। यही पॉलिसी किसने अपनाया, चाइना। और वो पाकिस्तान का साथ देने लगा यहाँ पर। इन चोटों को तो नया बाप चाहिए, कभी भी बदल देते हैं इनको। अपनी विदेश नीति आज तक नहीं आई और बहुत शान से ये लोग कहते हैं कि चाइना हमारे साथ देगा। मेंटेलिटी आप किसी का नहीं बदल सकते, शान से कहते हैं। और हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, ये कहते चाइना हमारा साथ देगा। 47 में हमसे एक दिन पहले तुम्हारा निर्माण हुआ था, आजाद तो हुए नहीं थे साले तुम लोग आजाद थोड़े हुआ था, पैदा हुआ था यहाँ पर। तो यहां से वो कनेक्टिविटी चाहता था। तो पंचशील समझौता में युद्ध तो कर नहीं सकता था, तो पंचशील समझौता में तो तिब्बत को मनवा लिया, जम्मू कश्मीर के मैटर पे क्या कर दिया, पेंडिंग डाल दिया। लेकिन नेहरू को भी ये गलती थी। लेकिन क्या कीजिएगा, आप भी इस चीज को देखिए। अभी 2021 में बैठकर आप 1954 की कल्पना करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप खुद सोचिए कि आप एक गांव के नॉर्मल आदमी हैं और आपको विधायक से बात करना है, आप अपनी बात मनवा लेंगे? मुखिया से तो मनवाइए नहीं पाएंगे, विधायक तो बहुत दूर का चीज हो जाता है।
तो जब कोई देश कमजोर रहता है, जैसे मान के चलिए नेपाल है, भारत से अड़ जाएगा बात पे, डोमिनेट कर जाएगा, और हम लोग की यही मजबूरी थी और चाइना इसी मजबूरी का फायदा उठाया। नेहरू ने एक चीज और होशियारी दिखाई, कहा कि उन्होंने 20 साल के लिए हम इस समझौते को मानते हैं। नेहरू का कहना था 20 साल, क्योंकि इधर भारत की रक्षा विभाग ने भी कह दिया था कि 20 साल में परमाणु बम हम लोग बना लेंगे। ये नेहरू की गलती हो गई। चाइना ने कहा कि हम इसको अभी शुरुआत में 6-7 साल के लिए क्या करेंगे, मानेंगे। तो नेहरू ने कितना साल चाहते थे, 20 साल, लेकिन उसने इसको 20 साल के लिए माना नहीं। उसने कहा अभी हम 6 साल पहले क्या करेंगे, देखेंगे, 6 साल उसको बढ़ा के 8 साल करेंगे, उसके बाद हम इसको बढ़ा के कितना कर देंगे, 20। चाइना की पहली चाल थी कि पहले इनको 6 साल तक फंसाओ, इसी 6 साल के बीच में किसको कब्जा कर लो, तिब्बत। ये पंचशील समझौते के आड़ में चाइना का विरोध करेंगे नहीं, देख रहे हैं। और जैसे पंचशील समझौता खत्म होगा, किस पर आक्रमण कर देंगे, भारत पर आक्रमण कर देंगे, देख रहे हैं उसकी प्लानिंग। तो 54 में कौन सा समझौता होता है, पंचशील समझौता, और 1959 में इसने किस पर आक्रमण कर दिया, तिब्बत। अब पंचशील समझौता के आड़ में हम क्या तिब्बत का समर्थन कर सकते थे, उसकी अखंडता की बात थी, उसका आंतरिक मामला था, युद्ध करना नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय मामले में साथ देना था। तो अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत ने भी साथ दिया, कहा, नेहरू ने भी बोला कि भाई तिब्बत उनका आंतरिक मामला है। यहां गड़बड़ हो गया और दलाई लामा भारत में भाग के चला है। हाँ? तिब्बत अलग देश है, लेकिन चाइना कहता है कि दुनिया के नजर में ये अलग देश है, हमारे हिसाब से ये मेरा हिस्सा है, ठीक है। अब कोई मन में नहीं करे तो क्या करेंगे, समझा गया कि नहीं गया। तो वो जबरदस्ती कहता था, वो तो कहता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग इस टाइप के हैं, हमारे सामने कहे ना कि हमारे चीन हमारा हिस्सा है, ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है, कहता है कि ये पूरा सागर मेरा है। यहां पर हम एम से कोनो जहाजे ना जाने देते, पूरा हमारा है। दुनिया कभी पगला गए हो तो यस, आराम से पगला है, सीधा बात। यूएनए में ना मुद्दा उठेगा, इफ साउथ चाइना विल बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, देन व्हाई इंडियन ओशन विल नॉट बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कैसे नहीं होगा, यहां पर हिंदी नहीं समझता है सब, तुम जिस भाषा में समझोगे हम उस भाषा में समझा देंगे। हिंदी, अंग्रेजी, लात, जूता, बम, बारूद सब भाषा पता है हम, तुम जिस भाषा में समझो हम लोग समझा देंगे। वहां पर युद्ध हमेशा इच्छा शक्ति पर जीती जाती है, समझा गया कि नहीं क्या, वरना हथियारों के दम पर कौन युद्ध जीतता है जी। तो ये गड़बड़ है, चाइना बहुत मनबड़ है। बताइए किस हिसाब से कहता है दक्षिणी चीन सागर उसका, और हम लोग चुपचाप यहां से जाने देते। श्रीलंका और मालदीव जैसे देश क्या करते हैं, आवाज उठा देते हैं। तनी हमरे चंट इंदिरा गांधी रहती, उठाए ना तनी आवाज, यहाँ पर चारों नेवी लगा देती, 4 दिन तक पेट्रोल, खाना पानी सब बंद। वहां पर लोग कहते चलो भाई ये करे सब ठीक है, चल आते। ये भय बिना प्रीत कहां, डर नहीं तो प्यार खत्म। इसलिए हमेशा इसको बना के रखना चाहिए, कहीं पे भी डर जरूरत हमेशा बना के रखिए। 2 रिलेशन में बहुत लंबा चलेगा। डर जरूरत खत्म, खत्म कहानी। आप यहां बैठे हैं तो इसी वजह से डर है आपको कि फेल हो जाएंगे, जरूरत है नौकरी नहीं मिलेगी, जिंदगी जीवन स्तर अच्छा नहीं रहेगा। जिस दिन डर और जरूरत खत्म, आप यहां नहीं आएंगे। जिस दिन नौकरी हो गई, डर भी खत्म, जरूरत भी खत्म, क्लास भी खत्म, आएंगे नहीं। लेकिन अभी बाप रे बाप, एकदम चाव से, एकदम नींद लगे चाहे कुछ आओ, एकदम यहाँ पे लड़की सब एकदम, लड़का लड़की सब लोग को है सेम चीज। तो ये जरूरत होना चाहिए यहाँ पर। तो चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया, तिब्बत पे 1959। और यहाँ धर्म गुरु जो थे दलाई लामा, वो चले आए भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। अब चाइना इस पर भड़क गया। हालांकि चाइना को बस एक बहाना चाहिए था, दलाई लामा को बहाना लेकर। और 1962 में चाइना ने क्या किया, पाम एंड फिंगर रूल ला दिया। पाम एंड फिंगर रूल का कहना है कि तिब्बत तो हमारा है ही है, तिब्बत एक हथेली है। सुनिए, तिब्बत एक हथेली है। अब इसकी 5 उंगलियां हैं। एक उंगली का नाम है लद्दाख, दूसरी का नेपाल, कब हो गया 2, तीसरे का सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। क्या कहिएगा इस, समझ में आ गया कि नहीं? अजब हाल है, हाथ काट डालेंगे तुम्हारा, हथेली उंगली सब सही चल जाएगा तुम्हारा। बात करते हैं हाँ, हमारे लोग को समझे में नहीं आता है। लेकिन भारत में नेतवा कब चिल्लाएगा सब, पीओके के मैटर पे। कभी सुने यहां पर एग्रेशन में हम पीओके लाएंगे, सीओके भी लाएंगे? नहीं, तब बात कैसे आएगा, मिला जुला। हाँ, कश्मीर पूरा हमारा है, स्पष्ट बोलिए, समझा कि नहीं? लेकिन नहीं बोलना चाहिए, अभी माहौल सही नहीं है।
उसमें जैसे हम एज ए टीचर है हम बोल सकते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर एक सपोज बात करते हैं जिम्मेदारी रहेगी, हम अपनी पूरी प्लानिंग काहे को बताएंगे चाइना को। हम लोग अभी तब तक चुप रहना है हम लोगों को जब तक हम लोग के पास पूरा S-400 मिसाइल सिस्टम नहीं आ जाए, ब्रह्मोस का ब्रह्मोस 2 वेरिएंट ना आ जाए, हम लोग के 12 लगभग 20 फ्रिगेट, 30 डिस्ट्रॉयर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, लगभग 30 पनडुब्बियां ना आ जाए, तब तक हम लोग को एकदम चुप रहना है। और इतना याद रखिएगा कि भारत की जमीन पे जो कब्जा किया है ना, ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। और हो सके कि उस समय भारत की बागडोर आप लोग में से किसी एक के पास हो वहां पर। और इतना तो कंफर्म है कि हमारी बैच में किसी के पास भारत का बागडोर आ गया तो उलाट देगा एशिया का नक्शा। कैसे बाहर में किलो भी एक को मंत्रालय रहेगा, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्रालय, जैसे कोनो मंत्रालय ने समेटो, पहले सारा चीज यहाँ पे समेटना है। तो चाइना फिंगर रूल लागू कर दिया और बार बार एग्रेशन करता था भारतीय क्षेत्र में, जिस वजह से भारत को जवाब देना पड़ता था। अब नेहरू को यह समझ में नहीं आ पा रहा था। इधर पंचशील समझौता अपने खत्म होने के कगार पर था। 1960 में इसका 6 साल पूरा हो रहा था और इसे एक्सटेंड करके कितना करना था, कहा कि पहले 6 साल करेंगे, फिर 2 साल करेंगे और उसके बाद 20 साल। तो इसने तो 6 साल 1954 में किया था, तो 1954 से 6 साल जोड़िए, 6 साल जोड़ेंगे तो 1960 में 6 साल खत्म हो गया। अभी 2 साल जो एक्सटेंड की बात थी, इसने सोचा कि अभी 2 साल तक के लिए हमें तैयारी करना है। तो चीन के सैनिकों को तिब्बत का कोई आइडिया नहीं था, ध्यान से समझिए, क्योंकि तिब्बत तो उसका था नहीं। 59 में तो उसने खुद कब्जा किया था। अभी यहां पे उसको कौन गली किधर से जाता है, कौन सड़क, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। तिब्बत के लोग जो थे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन लोग लड़ाई उड़ाई में कोई मतलब ही नहीं था। समझा गया कि नहीं गया सर? हम लोग बनेंगे अगर तो उसको 5 फिंगर समझा देंगे क्या होता है। समझा आते मोड़ दो सजा तेरा 5 फिंगर यहाँ पे, तुम 5 फिंगर कब्जा करो, हमें तो बस हाथ चाहिए। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। समझा गया कि नहीं? आगे बढ़ जाए, चलिए अब ध्यान से समझिए। तो चाइना तिब्बत पर अब गहन अध्ययन करना चालू कर दिया, अपनी मिलिट्री को वहां एकोमोडाइज करना चालू कर दिया, क्योंकि तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, इसी का पामीर का पठार हिस्सा है, वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, ठंड वगैरह ज्यादा रखती है। चाइना की पूरी प्लान थी 1962, नेहरू को कुछ अता पता था नहीं। नेहरू जब जवाहरलाल नेहरू जब नेपाल दौरे पे गए तो उसी दौरान इसने क्या किया, लद्दाख के एरिया में और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में घुस गया चाइना। और जैसे काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मीडिया वाले ने पूछा कि आपके पंचशील समझौते के बावजूद चाइना ने क्यों भारत के क्षेत्र में घुस गए हैं? तो नेहरू ने कहा कि ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है, वैसे मैंने भारतीय सेना को आदेश दिया है कि अगर कोई भी घुसे तो उसे बाहर कर दिया जाए। चाइना ने कहा कि यह युद्ध की धमकी है और उसने फुल फ्लेजेड वार झोंक दिया इस साइड में, लद्दाख में पूरा, और इधर से पूरा अरुणाचल कब्जा कर लिया। अरुणाचल से वो वापस लौटा है, यहां से नहीं लौटा है, पूरा कब्जा कर लिया इस साइड में। और पंचशील समझौता 1962 में खत्म हो चुका था, 6 साल प्लस 2 साल खत्म हो गया था। उसके बाद लोगों को समझ में आया हिंदी चीनी भाई भाई क्या होते हैं, कभी नहीं होते हैं। हम आपको क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में सब हरामी होंगे? लेकिन इतने हरामी है सब कि पूरी पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए उतने काफी हैं। 10% जो है वही कमीने हैं, 10% वहां की जनसंख्या कमी नहीं, 90% वहां ठीक होंगे सब, मेरे लगता है। इस मतलब एकदम अच्छा कमान तब, लेकिन इसमें ये 10% एकदम 24 कैरेट वाले हरामी हैं, कोई मिलावट नहीं। एक आया था अजमल का साहब, मासूम बच्चा सबको मार के चल गया, जन्नत मिल गया होगा उसको, जन्नत मिलेगा इनको। कबाड़ खाना मार मारेगा, नरक का दरोगा इनको ना 3rd डिग्री टॉर्चर करेगा, तब समझ में आएगा कि इनको मासूमों की जान ले लेने से इनको जन्नत मिले। ये पृथ्वी किसी के बाप की नहीं है, ऊपर वाले की है, हम सब किराएदार हैं। शांति से किराया दो, जाओ यहां से, अपना को मालिक समझने लगता है सब, हमरा तुमरा यहाँ पे। खैर चाइना वाला में धार्मिक मामले उतने नहीं रहते हैं। इसने कब्जा कर लिया तिब्बत को, उसके बाद कब्जा कर लिया कहां पर, अक्साई से। यहाँ अब भारत जो था वो ना रूस के फेवर में जाना चाहता था ना अमेरिका के फेवर में जाना चाहता, तो इसने गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था, नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, हम किसी के साथ में नहीं रहेंगे। अब नॉन एलाइजिंग मूवमेंट में कहा गया कि ना हम अमेरिका के साथ हैं, ना यूरोप के, ना ही हम रूस के साथ हैं, और सारे देशों ने चीन पर दबाव बनाया, तो चीन को यहां से वापस लौटा।
चीन यहां से अपनी सेना को क्या बुलाया, वापस बुलाया, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से उतना महत्वपूर्ण नहीं था, जबकि ये रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेहरू उस समय युद्ध जीत गए रहते, क्योंकि उस समय चीन की नौसेना थी ही नहीं, और भारत उसकी वायुसेना जो थी इस एरिया में उड़ान भरने के लिए सक्षम ही नहीं थी। कोई भी जहाज खरीदता है, कोई भी गाड़ी खरीदता है, अपने हिसाब से उसको खरीदता है कि हमें चलाना कहां है, रहना कहां है। तो चीन का तो तिब्बत था नहीं, इसलिए उसने ऐसे जहाज खरीदे थे जो बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं उड़ सकते थे, और भारत को लड़ाई लड़ना था पाकिस्तान इस एरिया में, तो हमारे पास ऐसे ही जहाज थे जो ऊंचाई पे लड़ सकते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी वायुसेना को आदेश ही नहीं दिया उड़ने का। अगर वायुसेना को आदेश दिया रहता उड़ने का तो पूरा माहौल पलट दिया रहता, क्योंकि चीनी वायुसेना चुपचाप टुकुर टुकुर मुंह देखती। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लगा कि यह युद्ध बहुत हैवी हो जाएगा, और ये आप समझिए कैसे भी, आपका अगर मार होगा ना, आपसे कोई बलशाली है तो आप हाथ नहीं उठाते, आप कभी भी देखिएगा। एक विधायक किसी को पीटेगा ना, तो भी मार सकता है लेकिन नहीं उठाता है, क्योंकि और विवाद बढ़ जाएगा। मारने का नहीं मार सकता है, यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। यहीं पर सोचो, तू कितना बड़ा, मारेंगे तो हम भी। और याद रखना, दुनिया का कोई भी लड़ाई हो, फाइनल उसका डिसीजन कॉम्प्रोमाइज होता है, इसलिए जैसे हुआ तैसे बदला लो। अजमल कसाब आया था, क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ कि नहीं हुआ? अभिनंदन जाके मारे थे बालाकोट में, क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज। जब भी मारो तो तुरंत प्लेजेंट मारो एकदम, क्योंकि गुस्सा और जवानी ढल जाती है धीरे धीरे। जितना दम है मार, सोचा तूने कोई कॉम्प्रोमाइज, बाद में तो तुम भी कॉम्प्रोमाइज करोगे, हम भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, लेकिन धीरे 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 गुस्सा क्या हो जाता है, ढल जाता है। यहाँ पे ये जवाहरलाल नेहरू से गलती हो गई। रीजन भी था, ये लोग थे लोग नरम दल वाले, अब गरम दल के थे नहीं। और युद्ध लड़ने का अनुभव कहां, अभी आजाद हुए, आजाद होते होते हम लोग को क्या लग गया, पाकिस्तान से युद्ध लग गया। और इसमें देखिए, अगर किसी पे भरोसा करते हैं और वो दोगलई कर दे, तो इसमें ज्यादा गलती चाइना का ही। आप खुद से सोच के देखिए, अभी क्या चोट्टा को जल्दी है कि वो अक्साई चीन में घुस गया है, और इसके बाद गलवान घाटी यहां पे है, गलवान घाटी यहां पर फिंगर 4 फिंगर 5, यहां भी कह रहा है कि मेरा। तो अभी के हिसाब से तो यहां के लोगों को तो बोलना चाहिए तुम्हारा यही नहीं है, तब क्या है, समझा क्या कि नहीं? देखिए, ये गलती है नेतृत्व की। 2 मिनट में चीन की औकात समझ में आ जाएगी। इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। यहां घुस रहा है ना, चाइना का टोटल व्यापार यहीं से होता है। हा? पूरी यहां नेवी ब्लॉकेज लगा दो, किसी भी जहाज को मारने की कोई जरूरत नहीं है। चाइना का जहाज है, नेवी उतारो, कैप्टन को घुटना पे लगा के बंदूक रख चट्टा, जांच करेंगे यहां पर, और एक सैनिक को घुसाई, वहां 2 किलो ड्रग्स रख दो। चाइनीज जहाज से ड्रग्स आ रहा था, पकड़ा गया यहाँ पे, केस चलेगा वहां पे, लड़ लोगे यहां आके। यहां उसको बचाने वाला कौन है? चाइना का रखेल पाकिस्तान, और तो कोई बचाएगा नहीं इसको। इसके पास खुद नहीं है, ये क्या बचाएगा इसको? इसके बाद खुद खाने को नहीं है, यहाँ पे बचा पाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं। यहां इतना इन्वेजन कर दो कि चाइना का व्यापार चौपट हो जाए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वो जहाज न जाने देंगे, कोनो जहाज को 20 दिन लेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जहाज जाने ही नहीं देंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, और उसमें बहाना भी है। अभी गुजरात के तट पर पकड़ा भी गया था वो पूरा ड्रग्स, हीरोइन वगैरह, नहीं जाने देंगे यहाँ से, परमिशन लेंगे यहाँ पर, ये एरिया हमारा है, बवाल कर दो यहाँ पर। सीधा सी बात है कि इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। कोई यही एक ही उसका इलाज ही है। चाइना इसी का इलाज के लिए यहां से एक सड़क बना रहा है, नाम क्या है उसका, सीपीईसी। वहां पर पाकिस्तान, वहां पर भारत सरकार को कहना चाहिए कि देखो, ये मुसलमानों को यहां जुल्म कर रहा है, क्योंकि सिंजियांग में मुसलमान महिला नकाब छोड़े नहीं, स्कर्ट पहनना पड़ता है। वहां की कोई लड़की का घुटना कम से कम दिखना चाहिए। वहां पाकिस्तान नहीं कहता है कि इस्लाम खतरे में है। इन दोगलों को समझ में क्या है, इस लोगों को यहाँ पे इनको बोल नहीं सकता वहां। तो भारत सरकार एटलीस्ट वहां तो मामला उठा सकता है ना, यहाँ पे पुरजोर तरीके से कह दे यहाँ पर कि भाई देखो ऐसा ऐसा कर रहा है, और भारत इसमें सफल भी हो गया। तो वहां पे जो थे सब, या खुदा चाइना ऐसा करेगा, मारो उसको। जो चाइना में सड़क बना रहा है उन सबको मार रहे हैं सब। अब चाइनीज इंजीनियर जो है सब ना, एक हाथ में मिस्त्री लिया, एक हाथ में AK-47 लिया है, मसाला जोड़ रहा है, कौन मार नहीं ना रहा है। अब भारत को इसमें और मिर्च में मसाला लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को केवल धर्म समझ में आता है, उसको कुछ समझ में नहीं। उसको कहिएगा ना तुम्हारा GDP बढ़ा देंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ा देंगे, तुमको हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे बढ़ा, व्हाट इज दिस? उसको कैसी भाषा बोलिए, तुम्हारे कब्रिस्तान की हम बाउंड्री करा देंगे, मस्जिद के आगे चूना छिड़कवा देंगे, क्या वाह वाह। ऐसा उसको ऐसा ही बोलना ही चाहिए। यहाँ पर एक ना खुश हो जाएगा एकदम,
एकदम खुश, एकदम वहां पर। तो चाइना का यहां से ये प्रोग्राम लटक गया, उसको भी ये बात एकदम बेहतरीन ढंग से पता है। लेकिन चाइना क्या कीजिएगा, अभी भी गलवान घाटी में यहाँ पे क्या कर रहा है, एंट्री कर। अब मोदी जी तो इतना बेहतरीन मौका गंवा रहे हैं जिसका कोई हद नहीं। चाइना का यहाँ म्यांमार है, ये क्या है, म्यांमार। म्यांमार में जो शासिका थी आंग सान सूकी, वो भारत के फेवर में, और जो वहां का सैनिक शासक वो चाइना के फेवर में। तो आंग सान सूकी को हटा के चाइना ने कौन बन गया है, सैनिक शासक बन गया। अब 1956 जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो यहाँ एक द्वीप है, कोको द्वीप, वो म्यांमार के ज्यादा करीब है। तो उन्होंने सोचा कि पड़ोसियों से झगड़ा करने से अच्छा है वो छोटा सा द्वीप है, दे देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा सैनिक शासक ये भाड़ा पे दे दिया किसको, चाइना को। हमने उस देश को दिया था, समझा क्या, और सरकार को दिया था वहां पे। तो अब तो मोदी जी के पास बहुत बढ़िया मौका है, कहे कि भैया ये द्वीप हमें वापस करो। रीजन समझिए क्या है, कि हमने यहाँ के लोकतांत्रिक सरकार को दिया था, न कि किसी सैनिक को। तो अगर ये द्वीप रखना है तो लोकतांत्रिक सरकार आंग सान सू की को लाओ। अगर आंग सान सू की आ गई तो किसका हो जाएगी, भारत का। और नहीं तो तुम ये द्वीप खाली करो हमारा यहां से, खत्म का नहीं। लेकिन नहीं, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा कोको द्वीप को वापस लेने का, कभी नहीं। दोनों हाथ में हमारा लड्डू है, तुमको चाहिए तो आंग सान सू की को लाओ, और नहीं चाहिए तो वापस करो यहाँ पे। आई क्या कर लेगा, लड़ लेगा हम लोग से। अरे इसके लिए तो बिहार पुलिस के होमगार्ड बहुत है, सब बेल्ट सीधा करेंगे, एक हाथ से पैंट पकड़ेगा, एक हाथ से लाठी नहीं समझ में, गजब बात कर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे बहुत ये गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे हमारे अगल बगल के पड़ोस, अभी से जो पाकिस्तान हमारे एगो सैनिक को गोली मार दिया, या सैनिक कर मछुआरा को गोली मार दिया, अजब हाल है, मछुआरा गोली मार दिया। आईएनएस विक्रांत कोने काम का, मिसाइल मरवा दीजिए पानी वाली जहाज में, डूब जाएगा, क्या होगा, क्या परमाणु बम मारेगा, यूएनओ में केस करेगा, केस करेगा ना। समझौता, कश्मीर का मुद्दा भी तो कैसे चल रहा है, देखो यो लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, किसी सैनिक को गोली चलाने से पहले डर लगेगा, चलो हम मारेंगे, गोली मारेगा मिसाइल। पूरी नेवी ब्लॉकेज करके रख देना चाहिए। यही एरिया है जहां चाइना को हम लोग क्या कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, गलती जो किया हम उसको केवल गरिया सकते हैं, कोस सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उस गलती को सुधारा जाए। बाप दादा की गलती हम लोग सुधारते हैं कि नहीं, कि गरियाते हैं कि ऐसे किया वैसे किया, अरे गलती किया सुधारो उसको यहाँ पे। तो चाइना ने देखिए वो कमीना है, ये है, वो कभी नहीं सुधरेगा। रीजन समझिए, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है, चाइना। रूस यूरोप में आता है क्योंकि उसकी राजधानी है। इसके बावजूद उसको अगर 1-2 कट्ठा जमीन के लिए विवाद चल रहा है तो वो आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है कि आप उलझे रहिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहां से रखो, धीरे धीरे विवाद करते रहिए। कि पुराने नक्शा के हिसाब से ये पूरा एरिया राजेंद्र प्रथम का था, और राजेंद्र प्रथम ने ही हमला भी किया था। चोल शासक राजेंद्र प्रथम, याद करिए, शैलेंद्र शासक के ऊपर हमला किया था। अतः यह एरिया किसका है, हमारा है, चोल साम्राज्य के अनुसार। अतः यहां से कोई भी किसी को भी जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा। अब लो बवाल हो जाएगा सारे की, और सारा जिम्मेदारी किसको फेंक देना है, चाइना पे। सारा जिम्मेदारी उसको दिए तो हमको भी दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो 62 की लड़ाई समझ में आ गया कि नहीं, 62 की लड़ाई में हम बहुत बुरी तरह हारे थे, बहुत बुरी तरह। चाइना ने युद्ध को रोका था, जितना उसको जमीन चाहिए था अपना कब्जा कर लिया, फिर रोक दिया। यहां पर सबसे बड़ी गलती चाइना पे बहुत ज्यादा विश्वास करना, हिंदी चीनी भाई भाई का करना, ये थोड़ी मजबूरी थी, थोड़ा उसको खुश करना था। लेकिन एयरफोर्स को आपने आदेश क्यों नहीं दिया। इनको ये लग रहा था कि हम गुट निरपेक्ष में जाएंगे, पूरी देश से लोगों को दबाव बनाएंगे तो चाइना पीछे हट जाएगा। चाइना पीछे नहीं हटा, क्योंकि देखिए ना, कोरोना फैलाने के बाद भी पीछे नहीं हटा। तो ये इसको चाइना, तो 1962 में कौन सा युद्ध हो गया, ताशकंद समझौता, पंचशील समझौता 1956। एक और यहां गलती हुई थी, नेहरू को चाहिए था 20 साल के लिए सिक्योरिटी, तो ये कह ये दिए कि हमारा 20 चाहिए। समझा क्या, मान के चलिए आपको दहेज चाहिए 5 लाख, तो आप कहेंगे 5 लाख तो थोड़े मिलेगा, कम करा देगा। आपको 5 लाख चाहिए तो कितना मार्जिन रखना पड़ेगा, आप 10 लाख कहेंगे तब घट घट के कितना आएगा, 5। अब मान के चलिए अगर 5 चाहिए, आज जाके बोल देंगे 5, समझ गए, कितना मांगोगे लोग, 1 करोड़ कौन बोला, भगा देगा तुमको यहां, बगुला को 1 करोड़, तोरा बगुला की 1 कर देंगे, तोरा बिया हो जाए बहुत है।
तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुई। खान सर की कोई भी वीडियो देख लो, आपको फुल एंटरटेनमेंट और फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इनकी जितनी भी वीडियोस मैंने देखी है, गजब का ये समझाते हैं। और मैं मानता हूँ कि इस समय इतना बेहतरीन समझाने वाला कोई और टीचर हिंदुस्तान में नहीं है। बाकी टीचर्स भी हैं, लेकिन जो इनका समझाने का तरीका है जो काफ़ी यूनिक है। और जितनी भी देर तक इनकी क्लासेस में लड़के रहते हैं, कभी भी बोर नहीं होते हैं। और जिस तरह से इन्होंने चाइना और इंडिया का और तिब्बत का ये सारा चीज़ें समझाई हैं, उतना अभी शायद नॉलेज नहीं था कभी भी कि हाँ कन्फ्लिक्ट था, लेकिन कितना था, कैसे था हुआ, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो इनका जो समझाने का तरीका था वो बहुत ही बेहतरीन है। और चाइना तो सही बात है कि चाइना से अगर अभी चाइना हमसे ताकतवर है, लेकिन जिस तरह से तेज़ी से भारत अपने हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और ख़ासकर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, तो ये आने वाले समय में चाइना को हम बहुत आसानी से मात दे सकते हैं। अभी आज के टाइम में अगर युद्ध हो तो ऐसा नहीं कि हम चाइना से हार जाएंगे, लेकिन बात ये है कि मज़ा तब आता है जब आप पूरी तरह से तैयार हो। युद्ध तभी किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि अभी वो कहते हैं ना, वो अभी तैयारियां चल रही हैं। और खान सर ने भी बताया कि अभी हमारे पास जब तक कई बताए कि इतने पनडुब्बी हो जाए, इतने फ्रिगेट्स हो जाएं, ये सब चीज़ें जब हमारे पास आ जाएं, उसके बाद भी S-400 मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से तैनात हो जाए लद्दाख में, तभी हम उसको क्या कहते हैं चाइना के साथ कोई किसी भी तरह से सैनिक समाधान के लिए या आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और जिस तरह से हमारा देश जो है विकसित हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो हमें थोड़ा सा भी संयम रखने की ज़रूरत है। और जब तक हम पूरी तरह से मजबूत ना हो जाएं, तब तक हमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाना नहीं चाहिए। मेरी तो यही राय है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।